अब हम लोग तमाम प्रकार के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट याद कर चुके हैं, सीख चुके हैं, और जो नियम है, जिन रूल से डिफरेंशियल कैलकुलस रूल होती है, गवर्न होती है, उनको भी हम चाहे वो किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कराया गया फंक्शन हो, या दो फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला मामला हो, या दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन निकालने का मामला हो, या दो फंक्शंस को डिवाइड किया हुआ है डिवीजन रूल की सहायता से, भी हम इस तरीके के फंक्शंस जो रैशनल नंबर या भिन्न के रूप में दिए गए हैं उनका भी डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है हम सीख चुके हैं। अगला नंबर अब आता है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। ये एक विशेष वैरायटी है जिसको हमें अच्छी तरीके से सीखना होगा, जो एक मेजर पोर्शन डिफरेंशियल कैलकुलस का है, और चाहे उसके आगे इंटीग्रल कैलकुलस में जाएंगे वो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन पर डिपेंड करता है। अभी तक हमने जो पीछे फंक्शन सीखे हुए हैं, जिनको बेसिक फंक्शन मानते हुए उनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बनाए हैं, वो हैं, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो उनसे थोड़े अलग से होते हैं। फंक्शन में फंक्शन छुपा हुआ होता है, उनमें हमें कैसे डिफरेंशियल करना होगा ये हमको सीखना है। तो पहले तो हमें ये पता लगे कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा फंक्शन फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है और कौन सा सिंपल फंक्शन है। तो जब तक हम इस पर एक क्लेरिफिकेशन नहीं लेते हैं तब तक हम फंक्शन ऑफ ए फंक्शन को नहीं सीख पाएंगे। डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन, यहाँ से असली चीज़ शुरू हो जाती है। अभी तक हमने जो सीखा है वो सब बेसिक चीज़ें थीं जिन पर डिफरेंशियल कैलकुलस का बेस आधारित था। अब हम देखेंगे कितने प्रकार के और फंक्शंस हो सकते हैं। तो डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ये चीज़ है, यहाँ से शुरू हो जाती है असली डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। इस पे फोकस करते हैं, ये क्या चीज़ है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का क्या मतलब है। कभी कभी एक फंक्शन में एक दूसरा फंक्शन छुपा हुआ होता है, कभी कभी ये चेन बहुत लंबी हो जाती है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, मतलब तीन फंक्शन, चार फंक्शन एक फंक्शन में छुपे हुए होते हैं। उनको कैसे पहचानेंगे। निहित फलन में ही एक फलन और छुपा रहता है, इसको निहित फलन भी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो ये क्या चीज़ है। सिंपल फंक्शन का क्या मतलब है, जैसे अगर हम कहें कि एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि x की जो भी वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, अब चूंकि साइन हम जानते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एंगल के रूप में, डिग्री के रूप में या रेडियन के रूप में वैल्यू को लेता है। x की जो भी वैल्यू आएगी तो हम जानते हैं कि ये ज़्यादातर रेडियन के रूप में अगर नेचुरली हम ले रहे हैं, और नहीं तो ये डिग्री के रूप में आती है। तो x की जो भी वैल्यू होगी साइन की वैल्यू मिलेगी हमको, और वो फंक्शन y की वैल्यू कहलाएगी। अगर हम x की जगह पे 30 डिग्री ले लें, x इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू जो निकलेगी वही y की वैल्यू कहलाएगी। यानी कि अगर हम ले लें x इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो हम जानते हैं y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 30, और वैल्यू निकल आएगी 1/2। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें x को जो भी वैल्यू दोगे वो साइन को मिलेगी, और साइन की जो भी वैल्यू उस एंगल के लिए होगी वही वैल्यू जो है y को मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर हम ये कह दें y इक्वल्स टू साइन एक्स नहीं है, हमने कर दिया y इक्वल्स टू साइन 3x। ज़्यादा लोचा नहीं है लेकिन बहुत बड़ा लोचा है। अब यहाँ पर x की जो भी वैल्यू होगी वो सीधे साइन को नहीं मिलने वाली है। x और साइन के बीच में एक दीवार है जो 3 के रूप में है, एक स्केलर नंबर लगा दिया गया है x के संग में, x के साथ खुराफात कर दी गई है। अब इस केस में अगर हम, जैसे कि हमने यहाँ पे x की वैल्यू 30 ली थी, वो सीधे सीधे साइन को मिल गई थी, साइन 30 हो गया और साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, जो कि y की वैल्यू निकल आई, काम खत्म, सिंपल फंक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि हम x इक्वल्स टू 30 ही लेते हैं, तो हम जानते हैं कि 3x जो है मतलब हो जाएगा 3 इंटू 30 डिग्री, यानी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस केस में y इक्वल्स टू, अब साइन 30 के हिसाब से नहीं होगा बल्कि साइन 90
डिग्री हो जाएगा, वैल्यू जो कुछ भी आए, इस केस में 1 है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x = 30 साइन ने सीधे सीधे ले लिया, लेकिन यहाँ पर जब हमने x की 30 डिग्री वैल्यू लिखी है वो सीधे साइन को नहीं मिली, 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद मिली। ऐसे फंक्शंस जो होते हैं इनको कहते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, निहित फलन। इसमें x सीधे सीधे जो उसका होता है साइन वो वैल्यू नहीं लेता। और ये चीज़ जो है किसी भी प्रकार के फंक्शन में, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो लॉग का फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे इनवर्स फंक्शन हो, किसी के संग इस तरीके का केस किया जा सकता है। x में किसी चीज़ की मल्टीप्लाई कराई जा सकती है, फंक्शन बदल जाएगा, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन बन जाएगा। x को डिवाइड किया गया है किसी चीज़ से, भले 3 से ही हम डिवाइड कर दें, 3x की जगह पे हम x/3 भी कह सकते हैं, या हम x+3 भी कह सकते हैं, या हम x-3 भी कह सकते हैं। यानी x के संग कोई भी खुराफात की जा सकती है। अगर ऐसा कुछ किया गया है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड किया गया है, तो हम समझ लेते हैं कि अब वो सिंपल फंक्शन नहीं रहा, वो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन बन गया। ये बड़ा पेचीदा केस है। पेचीदा केस इसलिए है कि कभी कभी तो अगर हमने एक चेन में फंक्शन को लगाया हुआ है तो बहुत आसान हो जाएगा, कभी कभी ये चेन बहुत लंबी हो जाती है। जैसे अगर हम एक और चीज़ बताना चाहें, जैसे अगर हम कहें कि एक फंक्शन दे दिया गया y = log sin x, इस पर नजर डालते हैं, बार बार इसका इस्तेमाल होगा, जगह जगह इसका इस्तेमाल होगा। y = log sin x, हम जानते हैं कि फंक्शन शुरू में नंबर 1 पे y के सामने log आ रहा है, तो y एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, लेकिन बेस हमने नहीं लिया है। थोड़ी देर के लिए बेस को हम इग्नोर कर देते हैं, बेस कुछ भी हो सकता है। y = log sin x है, तो y एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, लेकिन साथ में साइन भी लगा हुआ है। अब हम जानते हैं x की जो कोई भी वैल्यू ली जाएगी, x की जो कुछ भी वैल्यू हम लेंगे वो सीधे सीधे लॉगरिथमिक फंक्शन होने के बावजूद भी सीधे सीधे लॉग को नहीं मिलेगी। x की जो कोई भी वैल्यू ली जाएगी पहले साइन को मिलेगी, तो हमें sin x की वैल्यू मिलेगी, sin x की जो वैल्यू निकलेगी वो लॉग को मिलेगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहें, ऊपर जैसे केस में हमने ले लिया, अगर हम मान लें कि x = 30 डिग्री हमको लेना है, तो हम जानते हैं अगर इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा log sin x की जगह हमने क्या ले लिया, 30 ले लिया। हम देख रहे हैं कि भले ही y एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, लेकिन जब तक sin 30 की वैल्यू क्लियर नहीं हो जाती, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन बनने वाला नहीं है। अब sin 30 की वैल्यू जो कुछ भी आए हमें नहीं पता, मान लेते हैं कि ये log है और sin 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1/2। तब कहीं जाकर हमें y की वैल्यू मिलेगी। अभी भी 1/2 पे हमें log की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि क्या होती है, वो वैल्यू y को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू लेने के बावजूद भी वो सीधे log को नहीं मिली। x के बेसिस पे पहले sin की वैल्यू निकलेगी, फिर sin की बेसिस पर हमें log की वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे फंक्शंस जो होते हैं जिनमें एक वैल्यू दूसरी वैल्यू पर डिपेंड है, दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू पर डिपेंड है, तीसरी चौथी पर डिपेंड है, और ये सीरीज चलती चली जाती है, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। और हमारा टॉपिक क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। ऐसे फंक्शंस अगर दिए गए, ये खाली पहचान के लिए है कि आप पहचान सको कि सिंपल फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। y = sin x एक सिंपल फंक्शन है, लेकिन y = sin 3x एक सिंपल फंक्शन नहीं है, ये एक फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है। तो यहाँ पर हमको अलर्ट हो जाना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा, तभी हम इसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। इसके लिए बहुत आसान है, y = sin x का डिफरेंशियल हम जानते हैं cos x होता है, लेकिन y = sin 3x के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तरीका ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि शुरुआत है इसीलिए हमें क्लियर करना पड़ेगा कि वास्तव में इस तरीके के सवाल कैसे लगाए जाते हैं। तो अब हमारा टॉपिक क्या बनता है, अब हमारा टॉपिक बनता है डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन। इस पर हम विचार करेंगे। और किसी निहित फलन का यानी फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का डिफरेंशियल करने के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है चेंज द वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो गड़बड़ पैदा कर रहा है, ऐसे वेरिएबल में जिसमें कोई चीज़ किसी स्केलर क्वांटिटी से ज़्यादातर कोई स्केलर नंबर ही होगा, 3 4 5 6 a e b कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है, उसको जो है x में जोड़ा गया है,
x में गुणा कराई गई है, x से डिवाइड किया गया है, x से घटाया गया है, समझ लो वो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है। 3x है, x माइनस 3 है, x प्लस 3 है, x क्यूब है, x अपान 3 है, x अपान 5 है, x अपान a है। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। x के संग कोई भी छेड़छाड़ की गई है तो तुरंत जान लो कि ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है। और ऐसे सवालों से निपटने का जो पहला तरीका होता है, पहला मेथड जो होता है, वो होता है चेंज द वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल ही बदल दो। यद्यपि ये मेथड जो है थोड़ा सा टिपिकल भी हो जाता है, थोड़ा लेथार्जिक भी होता है, थोड़ा टेडियस टाइप का होता है, तो उससे बचते हैं, लेकिन फिर भी हमें जानना पड़ेगा। एक का सवाल देखते हैं। चेंज द वेरिएबल मेथड कौन सा हो गया? नंबर 1 मेथड हो गया चेंज ऑफ वेरिएबल। कोई लेते हैं एग्जांपल, मान लेते हैं, ले लिया है हमने y इक्वल्स टू साइन x क्यूब। अब चूंकि इसमें x की पावर लगा दी गई है, पावर भी लग सकती है, पावर भी लगेगी तब भी वो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू साइन x क्यूब दे दिया गया है और इसका हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। और हम जान गए हैं कि x के संग इसमें छेड़छाड़ की गई, x क्यूब किया गया है, सिंपल फंक्शन तो नहीं ही है ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है। तो इसके लिए अब हम लोग मेथड क्या लेकर चल रहे हैं? चेंज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल ही चेंज कर दो। ओके, वेरिएबल चेंज करो भाई। तो एक्स क्यूब की जगह हम कोई नया वेरिएबल मान लेते हैं। लेट टी इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को हमने टी के बराबर मान लिया। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जानते हैं हमारा जो फंक्शन है ये बाई हो जाएगा साइन टी। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि बाई जो है टी का फंक्शन बन गया, तो बाई का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वो टी की रिस्पेक्ट में होगा। और यहाँ क्या बन गया? टी को अगर हमने एक्स क्यूब के बराबर ले लिया है तो टी जो है फंक्शन बन गया एक्स का, तो टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक्स की रिस्पेक्ट में होगा। तो दो अलग अलग हमको डिफरेंशिएशन साथ साथ करने होंगे, उनकी सहायता से हम अपने आंसर पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पहले हम, चूंकि हमने देख लिया है कि बाई जो है टी का एक फंक्शन है, और हम अगर करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा डी वाई अपान डी टी इक्वल्स टू साइन टी का क्या हो जाएगा? कॉस टी। सिंपल फंक्शन लेते हुए, चूंकि साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस होता है, तो कॉस लिख लिया, वेरिएबल टी है तो टी लिख लिया। तो डी वाई अपान डी टी कितना हो गया? कॉस टी के बराबर हो गया। ऊपर का हमने जो लाइन थी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं लिखी है, मान लीजिए कि लिखी हुई है। ऐसे यहाँ पे अब ये टी फंक्शन है एक्स क्यूब का, तो टी का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में होगा, और चूंकि ये x क्यूब दे रखा है, x पावर के रूप में दे रखा है, तो यहाँ पर पावर रूल लगेगा। पावर रूल के हिसाब से t का डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं dt अपान dx, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं पावर रूल, 3 पावर है, इसको हम लोग आगे ले आएंगे, यानी कि कोफिशिएंट बना देंगे, और x में 1 की कमी कर देंगे, पावर में 1 की कमी कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी डी टी अपान डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहां पर हमको मिला है डी वाई अपान डी टी इक्वल्स टू कॉस टी। अगर हम टी की वैल्यू डाल दें, ये हो जाता है, यहां पर हमको मिला है डी वाई अपान डी टी इक्वल्स टू कॉस टी, और यहां पर मिला है डी टी अपान डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। अब इन दोनों की सहायता से हमको डी वाई अपान डी एक्स निकालना होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमको x के रिस्पेक्ट में करना था। तो अगर हम चाहते हैं डी वाई अपान डी एक्स निकालना, तो हमें इसको कैसे रिप्रेजेंट करना होगा? निकालना होता है डी वाई अपान डी एक्स हमेशा, ज़्यादातर सारे मामलों में, अगर x एक वेरिएबल के तौर पे दिया गया है, तो डी वाई अपान डी एक्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? इसको बहुत आसानी से लिखा जा सकता है डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स, केवल रिप्रेजेंट किया गया है, और हम बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? डी वाई अपान डी एक्स ही बचेगा। लेकिन इस तरीके से लिखने से क्या हुआ? इस तरीके से लिखने से डी वाई अपान डी टी की वैल्यू भी हमको मिल जाती है, और डी टी अपान डी एक्स की वैल्यू भी हमें यहाँ से मिल जाती है। डी टी अपान डी एक्स 3x स्क्वायर के बराबर है। तो दोनों को
साथ में मिलाकर जब हम लिखेंगे तो हमें बहुत आसानी से x की रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा। ओके, वैल्यू डालो तो dy अपॉन dt किसके बराबर आ गया, cos t के बराबर आ गया। और t किसके बराबर चल रहा है, t बराबर चल रहा है x क्यूब के, साथ में ये भी लिख ही लो, x क्यूब हो गया, इंटू dt अपॉन dx किसके बराबर चल रहा है, 3x स्क्वायर के बराबर चल रहा है। 3x स्क्वायर इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसको बहुत आसानी से लिखा जा सकता है 3x स्क्वायर कॉस x क्यूब। इस तरीके से बहुत आसानी से y इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब, जो कि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन था, एक निहित फलन था, उसका डिफरेंशिएशन जो है चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन ये मेथड जो होता है चेंज ऑफ वेरिएबल बहुत लेंथी टाइप का होता है, बहुत ही टीडियस कभी कभी हो जाता है। कैसे, अब यहाँ तो हम देखें कि y जो है साइन एक्स क्यूब है, यानी कि केवल 2 सीरीज तक चला, ये x की साइन जो है एक्स क्यूब पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन कभी कभी ये फंक्शन जो है 2-3 सीरीज में चलते हैं, साइन एक्स क्यूब पर डिपेंड कर रहा है या x पे डिपेंड कर रहा है, फिर x जो है लॉग पे डिपेंड कर रहा है, फिर लॉग एक्सपोनेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। इस तरीके से डिपेंडेंसी जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी उतनी ही ज़्यादा सीरीज में हमको ये सवाल लगाना पड़ जाता है, जिस चक्कर में ये सवाल कभी कभी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हम लोग बचते हैं कि कभी भी चेंज ऑफ वेरिएबल की सहायता से हमको जो है सवाल को ना लगाना पड़े। दूसरा मेथड जो है वो इससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल के बीचों बीच में हम फंस गए हैं और वहाँ पे फंक्शन ऑफ ए फंक्शन बन जाए, तो वहाँ पर इस तरीके से चेंज ऑफ वेरिएबल नहीं किया जा सकता, कठिनाई होती है, सवाल और उलझ जाता है, हम इसका इस्तेमाल वहाँ पे नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में एक नया मेथड होता है, एक दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं चेन रूल, जो सेकेंड मेथड के रूप में है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का डिफरेंशियल करने के लिए। जो दूसरा जो मेथड है वो होता है चेन रूल। तो चेन रूल की सहायता से हम बहुत आसानी से फंक्शन ऑफ ए फंक्शन या निहित फलन जो होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब वो ईजी भी होते हैं, एक बार अगर हमने नज़र गड़ा ली, अगर हम पहचान गए कि कौन सा फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, तो बहुत आसानी से हम लोग जो है चेन रूल को लगाते हुए बहुत आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। कितना ही लंबा सवाल क्यों ना हो, बहुत आसानी से उसको लगाया जा सकता है। केवल नज़रें गड़ानी होती हैं फंक्शन पे, फंक्शन पकड़ में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम लोग सीखेंगे जो सेकंड मेथड है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए, वो है चेन रूल। चेन रूल हम सीखेंगे। ओके, अगर नोट बना रहे हैं तो आप इस रैंडम जो हमने एक सवाल लिया था इसको आप नोट कर सकते हो। इस तरीके से कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। जो होशियार बच्चे हैं वो अपने दिमाग में अपनी तरफ से कोई भी इस तरीके का कोई फंक्शन मान सकते हैं, मान लीजिए, और उसको जो है चेन रूल की सहायता से या चेंज ऑफ वेरिएबल जो अभी मैंने बताया है इसकी सहायता से उसको लगाइए। और मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, नीचे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं आप, इस व्हाट्सएप नंबर पे उसको आप भेजेंगे तो हम उसको चेक भी करेंगे, और जो भी मेरा कमेंट होगा, रिमार्क होगा, वो मैं लगाकर उसको भेजूंगा, जो भी करेक्शन होगा वो मैं बताऊँगा। तो व्हाट्सएप पे आप हमसे कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। और ये जो वीडियो सीरीज चल रही है ये क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत चल रही है, तो अभी तो हम खाली इसमें कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। अब चूंकि कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है, सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, तो आगे से हम लोग जो है सीधे सीधे जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में जो पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। ओके।